हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। स्टोरी नेम डेविल्स नॉटी वाइफ। अब आगे आही आर्य को सवालियत नज़र से घूरते हुए कहती है, मिस्टर हैंडसम, क्या आपका काम मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आप मुझे छोड़कर जा रहे हो? बाकी सबसे मैं मिल लूँगी, लेकिन आप प्लीज़ मत जाइए ना। आखिरी लाइन कहते हुए आही थक गई थी, क्योंकि अभी भी उसके दिमाग से उस हादसे की छवि नहीं गई। इसलिए आर्य का दूर जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ये बात आर्य को भी अच्छे से समझ में आ रहा था, लेकिन अभी उसका जाना ज़रूरी था। उसके लिए आही से ज़्यादा कोई भी काम नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि कुछ देर बाकी सब भी आही से मिल ले और वो भी अपना काम करके तब तक वापस आ जाते। यही सोच के उसने आही को शांत करते हुए कहा, लिटिल बन्नी, आप घबराओ नहीं और आपसे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी सब भी तो परेशान थे ना आपको लेकर, इसलिए आप उन्हें तब तक मिल लीजिए। आही को आर्य की बातें सही लगती है, इसलिए वो अपना सर हाँ में हिला के आर्य की बातों से सहमत होती है। आर्य ये देख के खुश हो जाता है और आही के माथे पे एक बार फिर से प्यार से किसी करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसने कार्तिक को मैसेज किया था। आर्य के जाने के बाद सब आही से मिलने के लिए उसके वार्ड में जाता है, सिर्फ कार्तिक को छोड़ के, क्योंकि कार्तिक तो आर्य के साथ क्या हुआ था। एक बड़े घने जंगल के बीचों बीच गाड़ियों के काफिले आते हैं। उस काले घने जंगल में उन गाड़ियों के कारण से बहुत ज़्यादा उजाला हो गया, क्योंकि वह 10-20 नहीं, पूरी की पूरी 100 गाड़ियाँ आकर रुकी थी। उससे बीच वाली गाड़ी को छोड़ बाकी सब गाड़ी धड़ाधड़ खुलती है और उससे दर्जन भर के बॉडीगार्ड निकल के वहाँ पर फैल जाती है। और उसके बाद 2 बॉडीगार्ड्स बीच वाली गाड़ियों से एक साइड जाके दरवाज़ा ओपन करता है, तो उसमें से आर्य और कार्तिक अपने ऑरा के साथ बाहर आता है। इस समय उनसे एक अलग ही तरह की खतरनाक वाइब निकल रही थी। वहीं उस एरिया में बने एक महल के अंदर वो सब चले गए। वो महल देखते हुए बहुत विशाल था, लेकिन उतनी ही डरावना था, क्योंकि उसका रंग काला था और यही वजह थी कि वो बहुत ही डरावना दिख रहा था। वहीं वो दोनों अंदर जाके हॉल के बीचों बीच किसी राजा की तरह बैठ जाता है, अपने एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ा के। वही आर्य कुश को देखता है। जी हाँ, कुश ने ही आर्य को मैसेज किया था। कुश आर्य को बोलता है, बस ये दोनों पीके लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं और उनके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होता है और भी बहुत गंदे गंदे काम करते हैं ये दोनों, जिसमें सबसे बेकार यही है कि ये लड़कियों को बचाते भी है और उनके साथ ज़बरदस्ती भी करते हैं। ये सुनते ही आर्य और कार्तिक की आंखें लाल हो जाती है। उनसे बर्दाश्त नहीं होता था और आर्य गुस्से में धड़कते हुए कहता है, क्या तुम लोग लड़कियों को अपने मनोरंजन का साधना समझते हो? तुम जैसे लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो लड़कियों को अपने मनोरंजन का साधना समझते हो या जो उनका अपमान करते हो। लेकिन तुम लोगों को तो इतनी आसानी से मरने का भी हक नहीं है। तुम्हें तो तरपा तरपा के मरना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे लोगों को ऐसे ही सरल तरीके से मर जाना उनके साथ गलत होगा, जिनके साथ तुमने अपनी दरिंदगी दिखाई है, और उससे 1000 गुना ज़्यादा दरिंदगी अब तुम दोनों झेलोगी। हर लड़की का सम्मान करो, क्योंकि वह सम्मान के अधिकार है। आर्य ने ये सब डेंजरसली बोला था। वहाँ पर खड़े हर एक सदस्य डर से कांप उठे। आर्य को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी लड़कियों को अपने हवस को पूरी करने के लिए मशीन बनाए। उसे इन सब चीज़ों से सख्त नफरत थी। वो भले ही लेडीज से दूर रहता था, भले ही वो लोगों को सजा देने में लड़की या लड़का नहीं देखता था, क्योंकि ऐसा बहुत लोग थे जो खुद लड़की होने का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन आर्य उन्हें खुद सजा नहीं देते। वो तो उसके लिए स्पेशल इंतज़ाम करता था। लेकिन फिर भी आर्य को ये पसंद नहीं था कि कोई मासूम लड़कियों और बच्चों के साथ खेले। वहाँ पर आर्य एक आग का लवा बन गया था। वो सबको जला देने वाली ताकत रखता था। ऐसा लग रहा था कि लोग बस उसे देखने पर बेहोश हो जाएंगे। वो इस वक्त इतना खतरनाक लग रहा था। आर्य ने इससे पहले भी सबको बहुत भयानक सजा दी थी। आर्य तो लोगों को बंद करके रखता था और उन्हें रोज तड़पाता था, क्योंकि उससे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता था। और ये सब उसने सिर्फ उसकी ज़िंदगी में आही के आने के बाद सोचा। उसके पहले तो उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। उसने आज तक आही को किसी के लिए भी मना नहीं किया, ना ही कपड़े को लेकर, ना ही उसकी आज़ादी को लेकर, और ना ही किसी और विशेष को लेकर। उसका मानना ऐसा था कि वो क्यों अपनी लिटिल बन्नी को कुछ भी करने से रोके। वो खुद ना उनकी आंखें निकाल के फेंक दे
जो उसके लीडर बनने की तरफ देखा भी। आर्या आई के लिए पॉजिटिव, पागल, दीवाना और सनकी भले ही था, लेकिन वो अपने चाहने के कारण आई पे कभी दबाव नहीं डाल सकता था। उसकी इस सब से जो गलत देखे उसे दंड देना चाहिए, ना कि उसे रोकना चाहिए जो अपने हिसाब से अपने जीवन जीना चाहते हो। आर्या की सोच बहुत ज़्यादा ऊंची थी। वो इसलिए इतना पावरफुल बना था कि ताकि कोई भी उसके लीडर बनने को अपनी नज़र उठाकर ना देख सके, और उसकी यही सोच उसकी अच्छी परवरिश की गवाह थी। आर्या बहुत ज़्यादा घमंडी और सनकी था, लेकिन कुछ मामलों में उसके नियम बहुत ही ज़्यादा सख्त थे। आर्या ने इशारे से अपनी बॉडीगार्ड को कुछ कहा, जिसे समझने के बाद वो सब अंदर जाके अपने हाथों में खोलता हुआ गर्म पानी लेकर आए थे, और उन दोनों लड़की पे पानी उड़ेल लेता है, और वो पानी उनके ऊपर पड़ते ही उस पूरे जंगल में एक भयानक दर्द चीख गूंजती है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म था और उनकी पूरी बॉडी जल रही थी। लेकिन वहाँ खड़े किसी को भी उन पे दया नहीं आया। अगर वो दोनों हैवान थे तो अभी उनका सामना हैवान के साथ हुआ था। ये तो बस अभी शुरुआत थी, देखो आगे कैसे इन्हें टॉर्चर किया जाता है। गर्म खोलता पानी को डालने के बाद फिर से एक बार और भी ज़्यादा भयानक चीख वहाँ पर घुस जाती है, क्योंकि उन गार्ड्स ने उन दोनों के ऊपर नमक मिर्च डाल के उसको रगड़ा दिया था, जिस वजह से दोनों की चीख गुज गई। और उनमें से एक ने आर्या से गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आज के बाद हम किसी भी लड़की को नज़र उठाकर भी नहीं देखेंगे, बस इस बार माफ़ कर दीजिए। ये सब वो रोते रोते अपने दर्द भरी आवाज़ में कहता है। वही आर्या उसकी बातें सुनकर अपनी घिन भरी आवाज़ में कहता है, ये सब तो वो बेचारी मासूम लड़कियां भी बोल रहे होंगी, जिनकी ज़िंदगी तुमने बर्बाद करने की कोशिश की अब तक। क्या तब तुम्हें उन पर दया नहीं आई थी, और अभी से माफ़ी क्यों मांग रही हो? अभी तो 1% भी सज़ा नहीं मिली है तुम्हें, अभी तो खेल शुरू हुआ है। थोड़ा हमें भी मौका दो तुम्हारे साथ खेलने का। तुम्हें तो शौक है ना खेलने का, तो अब वो शौक पूरा करो। यहाँ पर आर्या सिंह राठौर की काली दुनिया में तुम दोनों का स्वागत है। आर्या ने आखिरी लाइन कुछ इस तरीके से बोला था कि वहाँ पर सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनका अंदाज बहुत ही अलग था और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। तभी कार्तिक के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है। कार्तिक उसे ओपन करके देखता है तो वो एक वीडियो था। कार्तिक उस वीडियो को ओपन करता है तो वहाँ पर जितने लोग भी खड़े थे सबके वीडियो की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आर्या भी वो वीडियो देख रहा था। कार्तिक जैसे जैसे वो वीडियो देख रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे, और उसका चेहरा पूरा पसीने से भीग जाता है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिख सकता था। जब वो वीडियो ख़त्म होता है तो वहाँ पर खड़े बॉडीगार्ड्स अपनी आंखें बड़ी करके और मुंह खोले कार्तिक को देखता है, जैसे उन्हें बहुत बड़ा शौक लगा हो। वही आर्या तो बहुत खतरनाक और डेविल स्मेल करता है। तो ऐसा क्या था उस वीडियो में जिसकी वजह से कार्तिक पसीने से तरतर हो गया था, और आर्या डेविल स्मेल क्यों कर रहा था? सबके सब शौक में क्यों हो गए थे? आर्या के डेविल स्मेल करता देख कार्तिक खींच जाता है और अपनी गुस्से भरी आवाज़ में आर्या से कहता है, ये तू क्या कर रहा है? तेरी वजह से ही ये मुसीबत फंसा हुआ हूँ मैं, और तू मज़े ले रहा है। अब पता नहीं मेरा क्या होगा। आर्या कार्तिक की बातें सुनकर हंस देता है, क्योंकि कार्तिक कभी कभी ऐसे बिहेव करता था। वही कार्तिक आर्या को देखता है तो और भी ज़्यादा खिंच जाता है। वही बाकी सब आर्या को ऐसे हंसता देख शौक हो जाता है। वो तो बेचारा यही सोच रहे थे कि चमत्कार कैसा हो गया जो आज खुद शैतान हंस रहा है, लेकिन वो ये सब जोर से नहीं पूछ सकते थे। वही आर्या हंसते हुए बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, और उसकी वो हंसी जैसे कानों में शहद घोल रहा हो। ऐसा लग रहा था कोई मीठी बांसुरी बजा रहा था, बहुत ही हसीन। लेकिन तभी कार्तिक उसे बोलता है, अब बाद में हंस लेना तू, पहले इनका काम तमाम कर और चल यहाँ से, नहीं तो आज मेरा काम तमाम हो जाएगा। आर्या कार्तिक की बातें सुनकर सीरियस हो जाता है और फिर कहता है, हाँ तू सही कह रहा है, वैसे देखने में बड़ा मज़ा आएगा मुझे। आर्या की बातें सुनकर कार्तिक बच्चों जैसे मुंह बना लेता है। वही आर्या अब कार्तिक को इग्नोर करके सामने दर्द से तड़प रहे उन दोनों को देखता है। उसके बाद एक जहरीली मुस्कान करता है और वो अपने बॉडीगार्ड को देखता है जैसे कुछ कह रहा हो। वही उसके इशारों को समझकर बॉडीगार्ड्स अपने हाथों में एक बार फिर से खोलता हुआ तेल लेकर आता है, और कुछ लोग डब्बा भर के नमक और मिर्च लाता है। वही आर्या इशारा करता है
तो बॉडीगार्ड वो तेल खोलता हुआ डब्बा उन दोनों आदमियों के ऊपर छिड़क देता है, जिससे वहाँ फिर से एक चीख घुस जाती है। और उनकी दर्द भरी चीख सुनकर आर्या को बहुत सुकून मिल रहा था। वही कुश जो आर्या को बाजू में खड़ा था, वो बोलता है, बॉस क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आर्या अपनी ठंडी आवाज़ में बोलता है, हाँ पूछो, पर ध्यान से पूछना, कहीं ऐसा ना हो कि इसके आगे कुछ पूछने का लायक ही ना बचो तुम। आर्या की बातें सुनकर कुश कांप जाता है। वो जानता था कि आर्या सिर्फ आई के साथ नरम और सामान्य रहता था। कुश अपने मन में सोचता है कि ईश्वर मुझे परमिशन दे रहा है या इनडायरेक्टली रूप से मना कर रहा है। इतना कौन डराता है? काश लिटिल मैम यहाँ पर होता तो सर ऐसा नहीं बोलता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वही कुछ तो अपने में ही व्यस्त था सोचने में। वही आर्य जब देखता है कि कुछ बोल नहीं रहा था और अपने में सोच रहा था, तो वो बहुत ही बुरी तरीके से कुछ को घूरता है। वही कुछ अपनी सोच से जब बाहर आता है और आर्य को देखता है, तो वो डर से कांप जाता है और अपना सिर झुका लेता है। और उसका रिएक्शन देख आर्य इरिटेट हो रहा था और गुस्से से कुछ को बोलता है, अब पूछना भी है कि मैं अपनी तरीके से पूछ पाऊँ तुमसे? आर्य की बातें सुनकर कुछ जल्दी से बोलता है, नहीं बॉस, मैं पूछता हूँ। मुझे बस ये जानना था कि आप तो लड़कियों से नफरत करते हैं ना, फिर आप उनके लिए दूसरों को सज़ा क्यों देते हैं और लड़कियों को न्याय भी दिलाते हो? कुछ की बातें सुनकर आर्य डेविल स्मेल करता है। आर्य कुछ देर बाद कुछ का जवाब देता है, मैं तो उनसे अभी भी नफरत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ऐसे मर्दों को नफरत नहीं करता जो अपनी मर्दानगी कहीं और दिखाता है जहाँ नहीं दिखाना चाहिए। मुझे सिर्फ लड़कियों से नहीं बल्कि सबसे ही नफरत है, फिर वो चाहे लड़का या लड़की हो। मुझे हर एक से नफरत है, लेकिन लड़कियों से कुछ ज़्यादा ही नफरत है मुझे, बस मेरी फैमिली और लिटिल बनने को छोड़ के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लोग मासूम लड़कियों को अपने शिकार बनाएं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। आर्य ये सब बहुत ही नफरत से बोल रहा था, जैसे ये सब वो किसी कारण से बोल रहा था। लेकिन आर्य लड़कियों से इतना ज़्यादा नफरत क्यों करता है? और सबसे मुख्य बात यह है, अगर करता है तो वो उनके साथ गलत करने वाले इंसान को ऐसी सज़ा क्यों देता है? ये सब तो कहानी का आगे पता चलेगा। फिर आर्य अपने बॉडीगार्ड्स को अपने बहुत ही खतरनाक और ठंडी आवाज़ में बोलता है, इन दोनों के एक एक बाल को खींच के निकालो, और तब तक जब तक इनके सारे बाल इनके सर पे ना गायब हो जाए तब तक। और उसके बाद इन्हें डार्क रूम में डाल देना, और आगे इनके साथ क्या करना है ये सब तो तुम सबको पता है। आर्य की सज़ा सुन के सबके रोंगटे खड़े हो गए। आर्य देता ही था ऐसा कुछ सज़ा कि सबके रूह कांप जाए। आर्य अपना फरमान सुना कि वहाँ से बाहर निकल जाता है। कार्तिक भी उसके साथ जाता है और फिर से एक बार उन सुनसान जंगल में गाड़ियों का काफिला बाहर चला गया। वो सीन बहुत ही शानदार दिख रहा था। वही कार के अंदर कार्तिक आर्य को देखता है कुछ देर तक। उसके बाद वो आर्य से बोलता है, उनका क्या करना है जिनके कारण छोटी अस्पताल में है? क्या उन्हें भी अभी सजा दे? कार्तिक के इतना बोलते ही गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत ही ज़्यादा घुटन भरा हो गया। वही आर्य को देख के एक बार कार्तिक भी घबरा गया, क्योंकि आर्य इस समय बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। उसके बाद आर्य अपनी अजीब सी आवाज़ में कहता है, इतना भी क्या जल्दी है? अभी तो बस उन्हें ये सोचने दो कि उन्हें कब मारा जाएगा। अभी तो उन्हें तरसने दो ज़रा, और मैं तो उन्हें पागल से भी पागल बना दूंगा। अब वो सब नर्क के दर्शन करेंगे जिसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। जितना दर्द तकलीफ मेरे लिटिल बन्नी को हुआ है, उससे कई गुना ज़्यादा दर्द और तकलीफ अब वो लोग देखेंगे, क्योंकि आर्य सिंह राठौर अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। आर्य की आंखों में कुछ तो बहुत ज़्यादा अजीब था, जो उसे और भी ज़्यादा डर अपना लुक दे रहा था, और उसकी बातें भी बहुत ज़्यादा अजीब टोन में था। ऐसा लग रहा था अब तो कुछ होने वाला है, और वो क्या अब आर्य ही जानता था। लेकिन जो भी होगा उसका कल्पना कोई नहीं कर सकता। आर्य के दिमाग में कुछ तो बहुत चल रहा था। आर्य जो भी सोच रहा था वो बहुत ही भयानक था। लेकिन और सबसे मुख्य बात यह है, आर्य लड़कियों से नफरत करने के बावजूद भी उन्हें बचाता क्यों था? उसके खुद के लाइफ में आई थी उसकी माँ और भी सारी लेडीज थी, तो उसकी इस नफरत के पीछे क्या वजह थी? अभी तक उस गाड़ी का माहौल बहुत ही भयानक हो गया था। लेकिन कार्तिक बात को संभालते हुए आर्य से कहता है,
तुझे क्या लगता है यार, छोटी क्या सज़ा देगी मुझे? जी हाँ, वो वीडियो आदित्य ने ही कार्तिक को भेजा था, जो कि आई की वीडियो थी। और उस वीडियो में आई कार्तिक से नाराज़ होकर उसे सज़ा देने की बात कर रही थी, क्योंकि उससे सब मिलने गए थे लेकिन कार्तिक ही नहीं मिला। और ये देख आई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उसने सोचा था आर्य के बाद कार्तिक ही उसे मिलने आएंगे। और गुस्से में उसने कार्तिक को सज़ा देने की बात कर दी। और वह आदित्य, जो आई को देख के खुश था और सबके वीडियो ले रहा था, उसने अभी तक ये भी रिकॉर्ड करके कार्तिक को भेज दी। अब तो सब ये देखने के लिए बहुत उत्साहित है कि आगे आई क्या सज़ा देती है कार्तिक को। वही कार्तिक की बातें सुनकर आर्य डेविल स्माइल करते हुए कार्तिक की ओर देखते हुए कहता है, वो तो तू खुद भी नहीं जान पाएगा कि लिटिल बन ने क्या और कहाँ से अतरंगी पनिशमेंट को सोचकर हमें देती है। अभी उसने मुझे भी एक सज़ा सुनाई है, अब तू सुन, साथ में पूरे करेंगे। आखिरकार ये हमारी लाड प्यार का असर है, लेकिन मुझे तो उसका सज़ा लेने में एक अलग ही सुकून मिलता है। कार्तिक आर्य की बातें सुनकर मुंह बना लेती है। उसके बाद बोलता है, तो मैं कौन सा दुखी हूँ उसकी सज़ा देने से, लेकिन कभी कभी तो हमारी सोच से भी ज़्यादा ऊपर चला जाता है। इन सब मामलों में उसका दिमाग लाइट से भी ज़्यादा तेज़ चलता है। तुझे तो अभी अभी शुरू किया है सज़ा देना, हमें तो उसकी बचपन से ही उसका सज़ा लेते आए हैं, तो ज़्यादा सुकून तो हमें मिला। कार्तिक आर्य को जलाने की कोशिश कर रहा था। आर्य कार्तिक की बातें सुनकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से घूरता है, जिसे देख कार्तिक मुंह बनाकर बैठ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर इसके आगे उसने आर्य को छेड़ा तो आर्य उसे अभी आई से नहीं मिलने देगा, और अगर उसने ऐसा किया तो आई कार्तिक से और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा, जो कार्तिक अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए उसने चुप रहना सही समझा। वही पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ कुश इन दोनों को ऐसे लड़ता देख अपने मन में सोचता है, ये देखो, यहाँ दो दो राक्षस इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादा और कम सज़ा मिली है, वो भी किससे? लिटिल मैम से। नहीं तो ये लोग ऐसे खूंखार रहते हैं जैसे सारी दुनिया ही जला देगी। विशेष रूप से आर्या बॉस, इनका तो अलग ही लेवल है। अगर हेवन ने दिखाने पर आई तो पता नहीं क्या होगा। जब मैम को इस बारे में पता चलेगा, पता नहीं क्या होगा। कुछ ये सब सोच के टेंशन में आ गया, क्योंकि वो आई को जानता था कि वो कितनी ज़्यादा मासूम और कितनी अच्छी है। अगर वो आर्या के हैवानियत का 0.1% भी देख लिया ना, तो पता नहीं उसके हाल क्या होगा। कुछ तो बस यही दुआ कर रहा था कि आई को आर्या और कार्तिक के हैवानियत के बारे में कुछ ना पता चले। ऐसे ही वो सब हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और आर्या, कार्तिक और कुश आई के बेड में चले जाते हैं। तो देखता है कि सब लोग अंदर ही थे और आई ही सो रही थी। बाकी सब वहाँ पर बैठे थे या फिर खड़े थे। आर्या सबको वहाँ पर देख के बस एक बार ही अपनी आंखें सब पर करता है तो सब बाहर चला गया, क्योंकि आर्या का देखने का मतलब यही था और वो सब भी वो समझ गए थे। वही सबके जाने के बाद आर्या आई के पास जाकर बैठ जाता है। वही कार्तिक और कुश वहाँ रख के सोफे पे बैठकर आई को देखने लगते हैं। कार्तिक और कुश बस आई के उठने की इंतज़ार कर रहे थे, तो वही आर्या आई के मासूम चेहरे को बस निहारे जा रहा था। आर्या एक पलक भी नहीं झपका रहा था। आई के सिर पे पट्टी बांधी थी, लेकिन फिर भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। उसका चेहरा तो ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने कड़ी धूप में हीरे को रख दिया हो। आर्या आई को निहार रहा था कि तभी एक बहुत तेज आवाज़ वहाँ पर गूंजती है, और जिससे कार्तिक और कुश वहाँ देखने लगता है और आई भी चौंक के उठ जाता है। लेकिन आर्या तो आई को देख रहा था। आई को चौंक के उठते देख आर्या का गुस्सा आ जाता है और वो अपनी लाल आंखों से उस दिशा में देखता है जहाँ से आवाज़ आई थी। वही कार्तिक और कुश भी गुस्से में उसी दिशा में देखता है, क्योंकि वो आवाज़ आई थी इतनी तेज़ कि कोई भी डर कर उठ जाए। और जब वो सब वहाँ पर देखता है तो एक डरी सहमी सी नर्स खड़ी थी, और वो आवाज़ उसके हाथों से गिरा हुआ सामान की वजह से हुआ था। नर्स बेचारी तो 3 लोगों को ऐसे खुद की तरफ घूमकर नज़र से देखते पाकर सहम गई थी। वही कोई कुछ बोलता उससे पहले ही आई अपनी मीठी और प्यारी आवाज़ से बोलती है, क्या आप डर रही हो? इट्स ओके, हो जाता है, आप डरिए नहीं। इतना बोल आई उसे अपनी क्यूट सी स्माइल पास देता है। वही आई के बातें सुनकर उसके भाई और मिस्टर हैंडसम नॉर्मल हो गया, और नर्स भी राहत की सांस लेती है और आई को स्माइल करते हुए सामान उठाती है और अंदर आती है। फिर डरते हुए बोलती है, सर मैम के दवा का टाइम हो गया है।
वो नर्स एक बोलते समय बहुत ज़्यादा कांप रही थी। उससे इतना डरता देख आई कंफ्यूज में कहता है, आप इतना ज़्यादा क्यों डर रही हो? आई का सवाल सुनकर नर्स कुछ जवाब देती है कि उससे पहले आर्या बोलता है, कुछ नहीं लिटिल बन्नी, तुम दवा खा लो। इतना बोल आर्या उस नर्स को बाहर जाने की इशारा करता है। वही जब आई आर्या को देखता है तब तक वो नर्स वहाँ से चला गया। वही आई उस नर्स को जाता देख अपना सर खुजलाते हुए बहुत ही कंफ्यूजन में कहता है, पर ये तो बताए नहीं कि कौन सी दवा खानी है। आई इस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। आर्या का तो मन कर रहा था कि वो आई को किसी कर ले, लेकिन वो कुछ बोलने जाता पर उससे पहले ही आई की नज़र कार्तिक पर जाती है तो वो गुस्से में मुंह फुलाते हुए बोलती है, मिस्टर हैंडसम, आप भैया से बोल दीजिए कि अब वो यहाँ क्यों आए हैं। उनके पास तो मेरे लिए टाइम नहीं है, तो मैं अब उनसे क्यों मिलूं, या फिर अब वो मुझसे क्यों मिलने आए हैं। आई लास्ट में बोलते हुए थोड़ा इमोशन हो गया था, लेकिन उसकी आंखों से उसके मोती जैसे आंसू निकलते इससे पहले ही आर्या ने आई का ध्यान डिवर्ट करने की कोशिश करते हुए कहता है, लिटिल बन्नी, इसने गलती की है तो तुम क्यों भावुक हो रही हो? उसे सजा दे के उसे सबक सिखाओ, समझी? ऐसे खुद को इमोशनल मत करो। सोचो उसने तुम्हें इग्नोर किया और तुमसे ज़्यादा किसी दूसरे काम पे लग गया तो तुम ऐसे नाराज़ होगी तो वो आगे तुम्हें इग्नोर करके रहेगा। आर्या खूब नमक मिर्च लगाकर आई को भड़क रहा था, जबकि उसने खुद ने अपने साथ कार्तिक को आने को बोला था। आर्या को तो बड़ा मज़ा आ रहा था कार्तिक के खिलाफ आई को भड़का के, क्योंकि आते समय कार्तिक ने आर्या को ये बोल के चिढ़ाया था कि आई उससे अब सजा दे रही है, जबकि कार्तिक को तो बचपन से सजा दे रही थी, तो कार्तिक से अपना बदला ले रहा है। वही कार्तिक आर्या को ऐसे घूरता है जैसे आर्या को खत्म कर देगा। वो भी समझ रहा था कि आर्या उससे कौन सी बात का बदला ले रहा था, लेकिन अब तो कार्तिक फंस गया था और अब तो आई उसकी एक भी नहीं सुनने वाली थी, क्योंकि वो पहले से नाराज़ हो गई थी कार्तिक से, और आर्या ने इतनी सारी बातें सुनकर और भी नाराज़ कर दिया। अब क्या होगा आगे कार्तिक का? कार्तिक को अब क्या सजा देगी आई? आर्या अब क्या करेगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए डेविल इज नॉट योर वाइफ। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय।